दोस्तों चाइना जिस तरीके से अपने नेवी के बेड़े को एक्सपैंड कर रहा है, ये साफ इंडिकेशन है कि चाइना साउथ चाइना सी के अंदर गंद मचाने के बाद अपना ये गंदगी लेके पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के अंदर आएगा। और दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना जहां पे आता है वहां पे ही कुछ ना कुछ खतरनाक मंसूबे को लेके आता है। इवन दोस्तों चाइना अगर इंडियन ओशन के अंदर आएगा तो चाइना का एकमात्र मकसद रहेगा कि यहाँ पे जो ट्रेड रूट है और एनर्जी है उसे अपने कब्जे में लेना और अन्य देश के जो अधिकार है उसे संपूर्ण रूप से छीन लेना। और दोस्तों चाइना इस मकसद को पूरा करने के लिए काफी तेज रफ्तार से अपने नेवी के बेड़े को बड़ा बना रहा है और बड़े बड़े जहाजों का कंस्ट्रक्शन कर रहा है। और दोस्तों हाल ही में ही चाइना के द्वारा खुलासा किया गया कि चाइना आने वाले 2 से 3 दशक के अंदर अपने बेड़े में कम से कम 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों को शामिल करेगा। ऐसे में दोस्तों चाइना के ये बढ़ते हुए इंडियन ओशन के तरफ कदम को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से भी अपने भविष्य के प्लान को और बड़ा बनाना पड़ेगा। भारत भविष्य के प्लान को लेके आगे भी बढ़ रहा है, जिसका एक झलक हाल ही में ही आईएनएस विक्रांत के रूप में हमें देखने को मिला। पर दोस्तों भारत यही पे ही नहीं रुक रहा है, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक भारत कई सारे और फ्यूचर प्रोजेक्ट के तहत अपने नेवी के बेड़े में बड़े बड़े और आधुनिक जहाजों को शामिल करने का मंसूबे को भी आगे बढ़ा रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडियन नेवी के ऐसे ही 12 महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में इंडियन नेवी के 12 फ्यूचर बड़े प्रोजेक्टों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों जिस तरीके से चाइना के द्वारा इंडियन ओशन के अंदर अपने कदम जमाने का प्रयास किया जा रहा है, इससे एक्सपर्टों का मानना है कि हिमालयन के बाद चाइना और भारत के बीच में एक बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड इंडियन ओशन होगा। और इंडियन ओशन के अंदर अगर इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो अभी से ही इंडिया को अपना तैयारी करना पड़ेगा और चाइना को इंडियन ओशन में एंटर होने से पहले ही उसे बाहर रखने का बंदोबस्त करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से अभी से ही इसका तैयारी शुरू कर दिया गया है, जिसका पहला झलक है आईएनएस विक्रांत। पर आईएनएस विक्रांत में अब इंडियन नेवी रुकने वाला नहीं है, बल्कि इंडियन नेवी की तरफ से अपने ताकत को और मजबूत करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन के कई सारे प्रोजेक्टों के ऊपर अभी से ही काम किया जा रहा है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि इनमें करीबन 12 ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंडियन नेवी के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों इन 12 महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों में सबसे आखिर में नाम आता है, मतलब 12 नंबर पे नाम आता है नया कैडेट ट्रेनिंग शिप, मतलब नौसैनिकों के ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले जहाज। रिपोर्ट के मुताबिक नए नौसैनिकों के ट्रेनिंग के लिए इंडियन नेवी अपने बेड़े में कम से कम 3 जहाजों को अभी से ही शामिल करना चाहता है, ताकि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस इन जहाजों में नए नौसैनिकों के लिए ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया जा सके कि ट्रेनिंग के दरमियान ही उन्हें बेहतरीन स्किल, एक्सपीरियंस और एनवायरमेंट का अनुभव हो जाए, ताकि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब रियल वॉरशिप के ऊपर उनका तैनाती हो तब उन्हें किसी तरीके का मुश्किल का सामना ना करना पड़े। दोस्तों 11 नंबर पे नाम है नेक्स्ट जनरेशन के पेट्रोल वेसल का। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी स्वदेशी शिपयार्डों में निर्माण किए हुए 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसलों को अपने बेड़े के लिए चाहता है। हालांकि दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यह संपूर्ण रूप से स्वदेशी होगा और इन जहाजों का इस्तेमाल ऑफशोर एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए होगा। हालांकि इसके अलावा मैरीटाइम इंसेप्शन ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्वेलेंस मिशन, माइन वॉरफेयर, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन और स्पेशल फोर्सेस को ऑपरेशन में सपोर्ट करने जैसे कामों में इन जहाजों का इस्तेमाल हो सकेगा। दोस्तों 10 नंबर पे नाम है इंडियन नेवी के माइन काउंटर मेजर वेसल का। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2019 से इंडियन नेवी के बेड़े में फिलहाल कोई एक्टिव माइन काउंटर मेजर वेसल नहीं है। और ये जो माइन काउंटर मेजर वेसल इंडियन नेवी अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है, इसका इरादा कई सालों का है और कई सालों से ये डिले होते जा रहा है। फिलहाल बताया जा रहा है कि इनिशियली इंडियन नेवी जल्द से जल्द अपने बेड़े के लिए 4 ऐसे जहाजों को चाहता है, जबकि ये बाद में बढ़ के टोटल 12 की संख्या में होगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसे लेके इंडियन नेवी के द्वारा रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जारी किया गया है और इन जहाजों के निर्माण का काम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में होगा। दोस्तों इस लिस्ट में 9 नंबर पे नाम है नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट का। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन नेवी टोटल 8 नेक्स्ट जनरेशन के कॉर्वेट को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है और नेवी की तरफ से इन कॉर्वेटों का इस्तेमाल करके कुकरी और कोरा क्लास के कॉर्वेटों को रिप्लेस किया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से नेक्स्ट जनरेशन के कॉर्वेट के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को जारी कर दिया गया है। ये जो नेक्स्ट जनरेशन के कॉर्वेट्स है ये असल में इन हाउस डिजाइन और नेवी के नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा और बताया जा रहा है कि इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के शिप बिल्डिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों 8 नंबर पे यहाँ पे नाम है नेक्स्ट जनरेशन के मिसाइल वेसल। रिपोर्ट के मुताबिक नेक्स्ट जनरेशन के मिसाइल वेसल प्रोजेक्ट के अंतर्गत टोटल 6 जहाज बनाया जाना है, जो बेसिकली कोची शिपयार्ड लिमिटेड में ही निर्माण होगा। यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन जहाजों को लेटेस्ट ब्रह्मोस एंटी शिप क्रूज मिसाइल से लैस किया जाएगा और ये जो जहाज है आने वाले 5 से 6 साल के अंदर तैयार होकर इंडियन नेवी को हैंडओवर भी किया जाना शुरू कर दिया जाएगा। 7 नंबर पे है फ्लीट सपोर्ट शिप का। दोस्तों ये इंडियन नेवी के आने वाले समय के प्रोग्रामों में सबसे बड़े जहाजों में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो जहाज है ये वजन के मामले में करीबन 45,000 टन के आसपास होगा और इसका निर्माण का काम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड करेगा। बताया जा रहा है कि ऐसा करीबन 5 जहाजों को इंडियन नेवी के लिए
बनाया जाना है, जो कि सपोर्ट के काम में इस्तेमाल होगा और समुद्र के अंदर अन्य जहाजों को फ्यूल, फूड, एमुनिशन, स्पेयर पार्ट्स सप्लाई करेगा। आशा किया जा रहा है कि जल्द ही जहाजों के ऊपर काम शुरू हो जाएगा, जबकि यह भी एक्सपेक्ट है कि साल 2024 तक इनमें से पहला जहाज समुद्र में उतार दिया जाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही जहाज है जिसे लेके इंडिया और टर्की के बीच में भी समझौता होना था, लेकिन ये समझौता हुआ है कि नहीं और टर्की के बयानबाजी को देखते हुए भारत की तरफ से टर्की को यह समझौता दिया जा रहा है कि नहीं, इसके बारे में फिलहाल उतना डिटेल जानकारी नहीं है। लेकिन एक बार खबर आया था कि इंडियन नेवी टर्की के हरकतों को देखते हुए शायद टर्की के साथ इस तरीके के प्रोजेक्ट में आगे ना बढ़े। तो 6 नंबर पे नाम है लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक या फिर कहे तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक, जिसे कि कुछ जगहों में हेलीकॉप्टर कैरियर भी कहा जाता है। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद इंडियन नेवी के सबसे महत्वपूर्ण सरफेस शिप प्रोजेक्ट है। हालांकि दोस्तों ये भी जो प्रोजेक्ट है ये काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है और नेवी के द्वारा ऑलरेडी पहले एक बार रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इसे लेकर जारी किया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि इतने लंबे समय गुजरने के बाद नेवी की तरफ से इसे विड्रॉल करके फिर से एक बार रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पहले इस प्रोजेक्ट के लिए इंडियन नेवी के लिए टोटल 4 जहाजों को इंडिया में प्राइवेट शिपयार्डों की मदद से बनाने का इरादा रखा गया था, लेकिन हाल ही में बताया जा रहा है कि बजट को देखते हुए एटलीस्ट इनिशियली 2 जहाजों को इंडियन नेवी के लिए बनाया जाएगा, जबकि बाद में यह संख्या और 2 बढ़ सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो जहाज है ये एम्फीबियस ऑपरेशनों के लिए इंडियन नेवी को अति आवश्यक है और सुनामी के बाद से ही इंडियन नेवी की तरफ से प्लान किया गया था कि इस तरीके के जहाज का निर्माण किया जाए या इस तरीके के जहाज को अपने बेड़े में शामिल किया जाए जो सर्च एंड रेस्क्यू और अन्य ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के काम में बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल हो सके। इस तरीके के जहाजों के ऊपर हेलीकॉप्टर और जहाजों के अंदर लैंडिंग क्राफ्ट का इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि कुछ देशों में जैसे कि जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों में ऐसे जहाजों में F-35V जैसे एयरक्राफ्टों को भी डिप्लॉय किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो जहाज है ये 30,000 टन के आसपास भारी हो सकता है और 900 के आसपास ट्रूप्स को कैरी करने का क्षमता रखेगा। दोस्तों प्रोजेक्ट के अंतर्गत नेवी के लिए जो 5वां सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो है नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर। बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी के लिए कम से कम 13,000 टन के नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर को पहले फेज के अंतर्गत बनाया जाएगा, जिसका काम साल 2025 से शुरू हो सकता है। दोस्तों इन डिस्ट्रॉयरों को कई जगहों में प्रोजेक्ट 18 के डिस्ट्रॉयर का भी नाम दिया जा रहा है और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये कुछ समय तक काफी अधिक मीडिया का चर्चा का भी विषय बना हुआ था। हालांकि दोस्तों 13,000 टन का जहाज का मतलब ये है कि ये हथियारों के मामले में और कैपेबिलिटी के मामले में इंडिया के सभी जहाजों के मतलब सभी डिस्ट्रॉयरों से आगे होगा, चाहे वो कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर हो या फिर विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर। हालांकि अगर इस तरीके के अन्य जहाजों को देखा जाए तो दुनिया में अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे देशों के पास ही इस तरीके के बड़े आकार का जहाज है। बताया जा रहा है कि पहले फेज में अगर 5 जहाजों का कंस्ट्रक्शन होता है तो दूसरे फेज में इंडिया के द्वारा करीबन और 5 ऐसे जहाजों का निर्माण किया जा सकता है। और दोस्तों ये नेक्स्ट जनरेशन के हथियारों से लैस होगा, मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल, इवन काफी लंबे दूरी तक मार करने वाले सरफेस टू एयर मिसाइलों से भी ये लैस होगा। इवन इसमें कैरियर किलर जैसे मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है। दोस्तों प्रोजेक्ट में चौथे नंबर पे नाम है प्रोजेक्ट 75I। दोस्तों इसके बारे में आप लोगों को शायद ही बताने का आवश्यकता है क्योंकि ये इंडिया के फ्यूचर प्रोजेक्टों में सबसे अधिक चर्चा होने वाला प्रोजेक्ट है और ज्यादातर समय ये प्रोजेक्ट डिले के कारण ही चर्चा में रहा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंडियन नेवी अपने बेड़े में 6 नेक्स्ट जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को शामिल करना चाहता है। हालांकि हाल फिलहाल में खबर यह आया था कि शर्तों को देखते हुए कई सारे देश प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर कर लिया है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में एटलीस्ट साउथ कोरिया, स्पेन और जर्मनी जैसे देश अपने सबमरीनों के तहत आगे बढ़ना चाहता है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन के सबमरीन का प्रोजेक्ट है इसमें जहाजों में लॉन्ग रेंज के एंटी शिप मिसाइल, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, लिथियम आयन बैटरी जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और ये इंडियन नेवी के लिए खरीदे जाने वाले आखिरी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट में जो तीसरे नंबर पे नाम है वो है प्रोजेक्ट 76, मतलब इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75 के बाद बनने वाले नेक्स्ट जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये पहला इंडिजिनियस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होगा और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडिया अभी से ही इस तरीके के प्रोजेक्टों को किस तरीके से बनाया जा सके उसके लिए काम कर रहा है, मतलब सबमरीनों को इन हाउस डिजाइन और डेवलप करने के लिए जो जो टेक्नोलॉजी इंडियन नेवी को चाहिए उसका जुगाड़ कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में बताया जा रहा है कि संपूर्ण स्वदेशी तरीके से डिजाइन और डेवलप किया हुआ 12 सबमरीनों को इनिशियल बैच में इंडियन नेवी में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों दूसरे नंबर पे नाम है S5 क्लास के सबमरीन का। दोस्तों अरिहंत क्लास के सबमरीन के बाद इंडियन नेवी के लिए न्यूक्लियर डिटरेंस को और मजबूत करने के लिए S5 क्लास के सबमरीनों को निर्माण किया जाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कैरी कर सकेगा, मतलब इसमें 5000 से भी अधिक किलोमीटर रेंज वाले सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात किया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि S5 क्लास के अंतर्गत कम से कम 3 सबमरीनों को इंडियन नेवी के लिए बनाया जाएगा और ये जो सबमरीन होगा ये वजन में 13,500 टन तक हो सकता है, मतलब जो प्रोजेक्ट 18 क्लास के डिस्ट्रॉयरों का बात कहा जा रहा है इससे भी अधिक भारी होगा। और इंडियन नेवी के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है उसमें एक नंबर पे असल में एक प्रोजेक्ट का नाम नहीं है बल्कि 2 प्रोजेक्ट का नाम है, जिनमें से एक तो है INS विशाल, मतलब IAC-2 इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 2, जबकि दूसरा है इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन, मतलब प्रोजेक्ट 75 ALPA।
अल्फा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल इन दोनों ही प्रोजेक्टों में रेस चल रहा है। वैसे तो दोनों ही प्रोजेक्ट इंडियन नेवी के लिए महत्वपूर्ण है और दोनों प्रोजेक्ट को ही इंडियन नेवी के लिए बनाया जाएगा, लेकिन सवाल बना हुआ है कि कौन सा प्रोजेक्ट पहले शुरू होगा और कौन सा बाद में। ISC-2 प्रोजेक्ट के अंतर्गत बताया जा रहा है कि 65,000 टन के काटोवार एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया जाएगा, जो 55 से 65 तक एयरक्राफ्टों को कैरी करने का क्षमता रखेगा। हालांकि ये न्यूक्लियर पावर नहीं होगा बल्कि नेक्स्ट जनरेशन के इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्सन सिस्टमों से लैस होगा। जबकि दूसरी तरफ प्रोजेक्ट 75 अल्फा के अंतर्गत 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को इंडियन नेवी के लिए बनाया जाना है, जिसका वजन 6000 टन के आसपास होगा। और दोस्तों ये जो जहाज होगा ये वरुणास्त्र टॉर्पेडो, निर्भय, ब्रह्मोस जैसे मिसाइल के साथ साथ ब्रह्मोस 2 मिसाइल और अन्य कई तरीके क्रूज मिसाइल और एंटीशिप मिसाइलों को कैरी कर सकेगा। हालांकि दोस्तों नेवी की तरफ से इसके अलावा भी और भी कई सारे प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिनमें स्विमर डिलीवरी वेसल से शुरू करके हाई स्पीड लैंडिंग क्राफ्ट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट से शुरू करके मिसाइल रेंजिंग इंस्ट्रूमेंटल शिप, गार्डनरी शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग क्लास के सर्वे वेसल, मल्टीपर्पज वेसल, डाइविंग सपोर्ट वेसल, डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट, टॉक बोर्ड, हॉस्पिटल शिप जैसे प्रोजेक्ट तो शामिल है ही। साथ में नेवल एयर विंग को मजबूत करने के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को जहां पे आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं पे उसके साथ साथ 26 कैरियर बॉन्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का भी एक तैयारी है। हालांकि इसके अलावा नेवल शिप बॉन्ड अनमैन एरियल व्हीकल के एक प्रोजेक्ट है और नेवी के लिए 10 MQ-9A रिपर अनमैन एरियल व्हीकलों को खरीदा जा सकता है। जबकि डॉनियर DO-22 8 प्लेटफॉर्म के बेस पे नेवी के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर और मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का भी निर्माण किया जा रहा है। एडिशनल बोइंग P-8I नेपच्यून एयरक्राफ्टों को भी खरीदा जा सकता है। हालांकि इसके अलावा नेवी के लिए MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टरों को खरीदा गया है और साथ ही साथ 123 मल्टीरोल हेलीकॉप्टर और 111 यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को भी खरीदने का एक प्लान है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।